कहाँ से? बैंक फाइनेंस से। देखिए इन्होंने लिखा है कि ये अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहा है बैंक फाइनेंस के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए इनके पास दो तरीका है। एक तरीका है कि या तो कैश क्रेडिट का यूज करें, और दूसरा तरीका है कि वो ओवरड्राफ्ट का यूज करें, राइट। एक तो तरीका है कि कैश क्रेडिट का यूज करें, और दूसरा तरीका है कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करें, जो कि ऑकेजनल या इमरजेंसी नीड के लिए है, ठीक है। कैश क्रेडिट उनके रेगुलर नीड के लिए है, और ओवरड्राफ्ट जो है वो उनके ऑकेजनल नीड्स के लिए है। तो ये आपके सामने दो दो सिचुएशन दे रखी है। अब सवाल ये कर रहा है कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का मेन एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द की एडवांटेज। सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि देखिए सीसी और ओडी, सीसी और ओडी का की एडवांटेज क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। ऑप्शन ए कह रहा है कि फिक्स इंटरेस्ट पूरे क्रेडिट लिमिट पे लगता है, चाहे यूज करें या ना करें। वही कह रहा है ना कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन द इंटायर क्रेडिट लिमिट रिगार्डलेस ऑफ द यूजेज। ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है बोरो बोरो और रिपे करने की जब चाहे, राइट। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जब भी आप चाहे बोरो कर लें, जब भी आप चाहे उसे रिपे कर लें। ऑप्शन सी कह रहा है कि जितने भी विड्रॉल है, जितने भी रिपेमेंट है, उस पर बैंक अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पूरा सैंक्शन लिमिट एक साथ लेना पड़ता है। बताइए दोस्तों, सीसी और ओडी का सबसे बड़ा फायदा क्या है। दोस्तों यदि आप तक हमारी आवाज क्लियरली पहुंच रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दें, राइट। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि सीसी और ओडी का, सीसी और ओडी को मैनेज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ मैनेजिंग द सीसी एंड ओडी। चलिए दोस्तों, पहले आप मुझे यह बताइए कि जब आपको घर में कभी कभी अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है, तो क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे जो फिक्स्ड ईएमआई में आता है। जवाब दीजिए। मान लीजिए कि आपको घर में इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या आप अर्जेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे जो फिक्स ईएमआई में आता है, या आपको पसंद आएगा एक ऐसा अकाउंट जहां से बस उतना पैसा ले लो जितना जरूरत है, और इंटरेस्ट भी बस उतना पे लगे। बताइए क्या आपको पसंद आएगा। आप सोचिए कि आपको जो है अर्जेंट पैसे की आवश्यकता है, राइट। तो क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे जो कि फिक्स्ड ईएमआई में आता है, या आप एक ऐसा अकाउंट लेंगे जहां से बस उतना पैसा निकाल लें जितना कि आपको जरूरत है, और बस इंटरेस्ट भी बस उतना में पड़े। जल्दी चैट में लिखिए फिक्स लोन या फ्लेक्सिबल अकाउंट। क्या लगता है दोस्तों, आप फिक्स लोन वाला अकाउंट प्रीफर करेंगे या फ्लेक्सिबल वाला अकाउंट प्रीफर करेंगे। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स विच ऑप्शन वुड यू प्रीफर। तो दोस्तों सही सोच रहे हैं आप लोग, राइट, वाह क्या बात है। दोस्तों देखिए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट दोनों एक तरह के फ्लेक्सिबल अकाउंट होते हैं, बिल्कुल आप फ्लेक्सिबल अकाउंट चूज करेंगे, राइट। तो चाहे सीसी बोले या ओडी बोले, दोनों ये जो होते हैं फ्लेक्सिबल अकाउंट की तरह काम करते हैं। मतलब ये होता है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना ही निकाल लीजिए, समझे। जितना आपको पैसा का रिक्वायरमेंट है उतना आप निकाल लीजिए, और इंटरेस्ट भी बस उतना ही पैसे पे लगेगा जो आपने एक्चुअली यूज किया है, राइट। अगर पैसा आ गया तो रिपे कर दीजिए, इंटरेस्ट खत्म। तो अब सोचिए अगर अल्फा टेक्सटाइल को एक फिक्स लोन लेना पड़ता तो उनको पूरा पैसा लेना पड़ता, और इंटरेस्ट भी पूरे पे लगता, चाहे यूज करें या ना करें। समझ गए ना डिफरेंस। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई। अच्छा दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं, एक्स्ट्रा सवाल। आपको क्या लगता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट में हमेशा बैलेंस क्रेडिट में होता है, या फिर आप थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकते हैं। चैट में लिखिए यस या नो। यदि आपको लगता है कि नेगेटिव में जा सकते हैं तो यस लिखिए, यदि लगता है कि नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं तो नो लिखिए। बोलिए। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि आपसे एक सवाल है कि जो हमारा कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, आपके स्क्रीन पर आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आजकल का जो हमारा पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो यही है कि हम लोग केस स्टडी को मैक्सिमम सॉल्व करें। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा सीसी और ओडी अकाउंट होता है, सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट, सीसी और ओडी अकाउंट में हमेशा बैलेंस क्रेडिट में होता है, या आप थोड़ा सा नेगेटिव जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नेगेटिव जा सकते हैं तो यस लिखिए, यदि आपको लगता है कि नेगेटिव नहीं जा सकते तो नो लिखिए। चैट बॉक्स का प्रयोग करें अपना रिस्पॉन्स टाइप करने के लिए। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। देखिए बिल्कुल सही बात है। तो अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, सवाल यही कर रहा है ना कि जो सीसी और ओडी अकाउंट है इसका की एडवांटेज क्या है, राइट। तो ऑप्शन ए ये कर रहा है कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन द इंटायर क्रेडिट लिमिट। नहीं, ये तो नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के लोन होते हैं, एक होते हैं फिक्स लोन और एक होते हैं फ्लेक्सिबल लोन। तो ये जो हमारे ओवरड्राफ्ट और सीसी है वो फ्लेक्सिबल लोन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट फिक्स चार्ज नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है।
ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें कि फ्लेक्सिबल टू बोरो एंड रिपे वेरिंग अमाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हाँ ये सबसे सही है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। सीसीओडी अकाउंट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये जो अल्फा टेक्सटाइल है ना, अल्फा टेक्सटाइल पैसा सिर्फ जब जरूरत हो तब यूज करो, और इंटरेस्ट भी बस उतना पे लगेगा। जब इनको जरूरत है तब ये पैसा लेंगे, और इन जो ब्याज इनको देना पड़ेगा केवल उतने पैसे पे देना पड़ेगा। यही तो है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का असली फायदा। बताइए दोस्तों, अगर आपको चांस मिले तो आप सीसीओडी जैसा फ्लेक्सिबल ऑप्शन चूज करेंगे या फिक्स लोन जैसा ऑप्शन चूज करेंगे? तो दोस्तों, ये ऐसा जो केस है यहाँ, जो अल्फा अल्फा शेयर, ये जो हमारी कंपनी है इसका नाम है अल्फा टेक्सटाइल, तो इनको अपने वर्किंग कैपिटल के नीड को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट है ओडी अकाउंट या सीसी अकाउंट। और ये दोनों जो अकाउंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल लोन कैटेगरी में आते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि ये कभी भी बोरो कर सकते हैं, कभी भी रिपे कर सकते हैं, जब भी इनको आवश्यकता हो। बताइए, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताइए सीसीओडी का क्या बेनिफिट है, वही इस न्यूमेरिकल, वही इस एमसीक्यू के माध्यम से आपको बताया गया है। चलिए अब एक सीसीओडी पे एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं, जो कि हमारे दूसरा केस स्टडी, दिस इज आवर सेकंड केस स्टडी ऑफ टुडे सेशन। सवाल यह कह रहा है दोस्तों कि जो एवरग्रीन फूड है इसके पास एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, राइट। देखिए क्या कह रहा है कि एवरग्रीन फूड है, इनके पास एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, राइट। बैंक उनकी बोरोइंग लिमिट को कंट्रोल करता है एक कंसेप्ट के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग पावर। ठीक है ना? देखिए ड्राइंग पावर पे ना दोस्तों न्यूमेरिकल भी आता है, राइट। ड्राइंग पावर शॉर्ट में इसको डीपी कहा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, आपसे डीपी कैलकुलेशन पूछा जाता है। दोस्तों सवाल यह कर रहा है कि ड्राइंग पावर का मेन पर्पस क्या होता है। प्लीज ओके टाइप कर दें यदि आपको वीडियो और ऑडियो क्लियर हो तो। प्लीज ओके, प्लीज चैट इन द ओके, प्लीज चैट ओके इन द चैट बॉक्स, राइट। इफ ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो ड्राइंग पावर है इसका मेन पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ड्राइंग पावर? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि अनलिमिटेड बोरोइंग बेस्ड ऑन फ्यूचर सेल फॉरकास्ट। बी कह रहा है कि बोरोइंग लिमिट सेट होती है एलिजिबल करंट एसेट के वैल्यू से। सी कह रहा है कि पूरे रिसीवेबल, पूरे एसेट की वैल्यू तुरंत बोरो कर सकते हैं। और डी कह रहा है मार्जिन अमाउंट ऐड करके बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों सही जवाब क्या होगा? जरा टाइप कीजिए ए बी सी या डी। क्या लगता है दोस्तों कि जो हमारा ये कैश क्रेडिट है, सीसी अकाउंट है, इसका मेन एडवांटेज क्या है? दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैट योर रिस्पॉन्स, type your response in the chat box. Let make this session interactive so that your all the confusion, all the doubts are clear right away. At the time of examination, if you get such kind of question, you can confidently answer them, right? So now let's come back to this particular question. So the question is asking what is the biggest advantage of the, कैसे जो ड्राइंग पावर का कंसेप्ट है वो हेल्प करता है एवरग्रीन के कैश क्रेडिट बोरोइंग में। चलिए इससे पहले एक छोटा सा आपसे सवाल पूछते हैं। यह बताइए, अगर अगर बैंक है तो क्या किसी को अनलिमिटेड पैसा दे देते बस उनके फ्यूचर के प्रॉमिस पे? मान लीजिए बैंक में क्या किसी को अनलिमिटेड पैसा मिल जाता है केवल उनके फ्यूचर के प्रॉमिस के बेसिस पे? हाँ या ना प्लीज टाइप करें। मेरा सवाल यह है कि बैंक में क्या किसी भी आदमी को अनलिमिटेड पैसा मिल जाता है क्या उनके फ्यूचर के प्रॉमिस के बेसिस पे? तो दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बैंक को हमेशा सेफ्टी चाहिए होती है, राइट। बैंक ऑलवेज एंश्योर सेफ्टी, किसी को अनलिमिटेड पैसा नहीं मिलता, राइट। अच्छा, ड्राइंग पावर समझते हैं क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग पावर? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए ड्राइंग पावर का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। चलिए एक जवाब आया है ऑप्शन नंबर सी, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। देखिए ड्राइंग पावर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास कितना माल स्टॉक में पड़ा है, कितना पैसा कस्टमर से लेना है। देखिए कितना माल स्टॉक में पड़ा है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, कितना माल आपको कस्टमर से लेना है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिसीवेबल। तो वो सब आपको दिखाना है, स्टॉक कितना है आपका, रिसीवेबल कितना है आपका, वो सब आपको दिखाना होता है कहां पे? वो सब आपको दिखाना होता है ड्राइंग पावर में। मेन उसमें से एक छोटा सा मार्जिन मैं क्या करूंगा कि उसमें से एक छोटा सा मार्जिन काट लूंगा, बाकी जितना बचा वही आपको बोरोइंग लिमिट मिलेगी। देखिए सबसे पहले बैंक क्या देखती है कि आपके आपके पास कितना माल है स्टॉक में, आपके पास कितना पैसा कस्टमर से लेना है यानी रिसीवेबल कितना है। तो जो भी निकलेगा उसमें से जो है वो सब आप दिखाइए पहले हमको। मान लीजिए आप, मैं बैंक हूं और आप मेरे पास ये सीसी लिमिट लेने आए,
दोस्तों मैं आपके ड्राइंग पावर देखूंगा, कैसे देखूंगा? पहले देखूंगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, आपके पास कितना रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब कितना कस्टमर ने कितना आपसे उधार लिया है, जो पैसा आपको वापस लेना है। यह सब को जोड़ देंगे और फिर आप उसमें से एक मार्जिन हम माइनस करेंगे, समझे? मार्जिन को माइनस करने के बाद जो मिलेगा वही आपकी बोरोइंग लिमिट होती है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि बोरो करना हमेशा रियल टेंजिबल चीजों के अगेंस्ट ही होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 100 रुपया का स्टॉक है, मान लीजिए 100 रुपया का स्टॉक है और बैंक जो है 25% मार्जिन रखता है, तो बताइए बैंक कितना बोरो करने देगा? बैंक आपको 75 रुपया तक ही बोरोइंग का राइट मिलेगा, राइट? बाकी आपको 25 रुपया आपका रिस्क होगा। यही है ड्राइंग पावर का फंडा। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर मान लीजिए रिसीवेबल 80 रुपया है, मान लीजिए कि रिसीवेबल जो है वो 80 रुपया है और मार्जिन जो है वो है हमारा 20%, तो बैंक कितना डीपी अलाउ करेगा जरा बताइए तो? बैंक कितना डीपी अलाउ करेगा? मैं एक एग्जांपल बस एक थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि रिसेबल मान लीजिए 80 रुपया है, मार्जिन है 20%, तो बैंक कितना ड्राइंग पावर अलाउ करेगा? देखिए ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए कि आपने चीजों को समझा या नहीं समझा, राइट? तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप खुद चैट बॉक्स में नंबर लिखिए, राइट? देखिए सिंपल सी बात है, रिसेबल का मतलब होता है कि जितना उधार है, कस्टमर से जितना पैसा वापस लेना है, इसी को बोलते हैं रिसेबल। तो 80 रुपया का रिसेबल है, 20% का मार्जिन है, सिंपल सी बात है ना कि 20% निकाल लीजिए 80 रुपया का, तो 20% कितना होगा 80 रुपया का? 16 रुपया नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 80 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो 80 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 64 रुपये, 64 रुपीज। वेरी गुड, 64 रुपीज हमारा डीपी होगा, राइट? तो दोस्तों इसका आप क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। अब जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ये कह रहा है कंपनी कैन बोरो अनलिमिटेड अमाउंट, ये तो गलत है ना, अनलिमिटेड अमाउंट तो बोरो नहीं कर सकती। हाँ, ऑप्शन बी कह रहा है कि द बोरोइंग लिमिट इज सेट रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ एलिजिबल करंट एसेट। यस, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए चाहे हम स्टॉक की बात करें, चाहे हम रिसेबल की बात करें, ये सब के सब हमारे करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट का मीनिंग समझते हैं कि नहीं समझते, बताइए? व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट जानते हैं क्या होता है? देखिए करंट एसेट हर एक वो एसेट होता है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ। मतलब जितने भी एसेट को हम कैश में बदल सकते हैं 12 महीने के अंदर, इसे हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। तो चाहे स्टॉक हो, चाहे रिसेबल हो, चाहे इन्वेंट्री हो, राइट? और भी एग्जांपल हो सकता है, राइट? मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। तो ये सब के सब जो होते हैं ना हमारे करंट एसेट होते हैं। तो करंट एसेट ले लीजिए, उसमें से माइनस मार्जिन को माइनस कर लीजिए, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा ड्राइंग पावर। दोस्तों ड्राइंग पावर पे ना न्यूमेरिकल केस स्टडी बराबर आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ये इंश्योर करें कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। चैट में टाइप कीजिए कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यदि क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, नहीं क्लियर है तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, राइट? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये तो डीपी का जो कंसेप्ट है ना, बैंक को किसको प्रोटेक्शन देता है ये जरा बताइए तो? डीपी ड्राइंग पावर किसको प्रोटेक्ट करता है? बैंक को प्रोटेक्ट करता है या बोरोवर को प्रोटेक्ट करता है? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, बताइए। ये जो डीपी का कंसेप्ट है, ड्राइंग पावर का कंसेप्ट है, किसको प्रोटेक्ट करता है? बैंक को प्रोटेक्ट करता है या बोरोवर को? व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? इसका जवाब दीजिए। हु डज इट प्रोटेक्ट? देखिए आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप एक मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो फंड होता है जो बोरोवर खुद से लगाता है, राइट? तो मार्जिन वो फंड है जो बोरोवर खुद से लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये बैंक को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, राइट? तो दोनों को प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से बैंक और बोरोवर दोनों को प्रोटेक्ट करता है, राइट? तो ये चीज, ये सबसे बड़ा फायदा है। देखिए कहा जाए तो दोनों को प्रोटेक्ट करेगा, बैंक को भी प्रोटेक्ट करेगा और बोरोवर को भी प्रोटेक्ट करेगा, राइट? तो चलिए होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लेटन केस के रूल को समझेंगे। क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों कि एक फर्म है जिसका नाम है सिटी ट्रेडर लिमिटेड, राइट? इसका एक कैश, ये एक सीसी अकाउंट यूज करता है, ये कैश क्रेडिट अकाउंट यूज करता है, जिसमें बोरोइंग और रिपेमेंट बार बार होते रहते हैं। ये आप जानते ही हैं कि सीसी में बोरोइंग और रिपेमेंट जो होता है वो बार बार होता है, ठीक है? पहले बैंक ने क्लेटन केस का रूल फॉलो किया। बैंक ने क्या फॉलो किया? क्लेटन केस का रूल फॉलो किया, लेकिन उससे रिकवरी और अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इस कारण से क्या हो गया कि रिकवरी और अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेट हो गया। सवाल यह है कि क्लेटन केस के रूल के हिसाब से रिपेमेंट कैसे एडजस्ट होता है, ठीक है? देखिए क्लेटन केस आप समझते हैं कि नहीं समझते, ये सवाल आपका चेक कर रहा है। क्लेटन केस के रूल के हिसाब से
आपका जो रिपेमेंट है वो कैसे एडजस्ट होता है। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, आपके सामने जो भी क्वेश्चन लाया गया है ये आपके मैकमिलन बुक से है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, अभी तक हमने 3 लाइव सेशन ले रखे हैं, लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3, सभी का पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोडेड है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी केस स्टडी को प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करें। आई एम श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन उससे आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। जैसा कि पेपर हमारा मई का हुआ था पीपीबी का, केवल केस स्टडी भरे हुए थे। दोस्तों हमारा ये प्रयास है कि आपको इस तरह के केस स्टडी को प्रैक्टिस करवाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने एक सेपरेट फोल्डर बना दिया है केस स्टडी का, तो प्लीज उसे आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कीजिए। चलिए वापस इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सवाल यह कर रहा है कि क्लेटन केस के रूल के हिसाब से रिपेमेंट कैसे एडजस्ट होगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रिपेमेंट लेटेस्ट डेबिट को पहले एडजस्ट होता है। ऑप्शन बी कह रहा है रिपेमेंट अर्लीस्ट डेबिट को पहले एडजस्ट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है रिपेमेंट सभी डेबिट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है रिपेमेंट बोरोवर की मर्जी से एलोकेट होता है। तो ये सवाल है, जरा टाइप कीजिए तो क्या लगता है आपको, ए बी सी या डी। चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से जनवरी में 100 रुपया उधार लिया। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये सुन लीजिएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से जनवरी में 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, 100 रुपया आपने उधार लिया। फरवरी में मान लीजिए आपने 200 रुपया उधार लिया, और मार्च में मान लीजिए आपने 300 रुपया उधार लिया। अब अप्रैल में आपको, ठीक है, जनवरी में 100 रुपया उधार लिया, फरवरी में 200 और मार्च में 300। अब अप्रैल में आप उसको 150 रुपया वापस करते हैं। अप्रैल में आप उसको 150 रुपया वापस कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 150 जनवरी वाला 100 से पहले एडजस्ट होगा या मार्च वाला 300 पे एडजस्ट होगा। बताइए, आपने जो है 150 रुपया वापस किया, तो पहले कौन सा एडजस्ट होगा, जनवरी वाला एडजस्ट होगा या मार्च वाला एडजस्ट होगा। तो जरा टाइप कीजिए तो, यस और यस या नो टाइप टाइप आंसर दीजिए। ओल्डेस्ट पहले होगा, ओल्डेस्ट पहले पहले हमारा होगा, या लेटेस्ट वाला पहले होगा। जरा इसको बताइए तो। मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से जनवरी में 100 रुपया उधार लिया, फरवरी में 200 रुपया उधार लिया, मार्च में 300 रुपया उधार लिया, और अप्रैल में आप उसको 150 रुपया वापस करते हैं। तो कौन सा पैसा सबसे पहले एडजस्ट होगा, ओल्डेस्ट वाला या लेटेस्ट वाला। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। चलिए एक जवाब मुझे मिला है, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग की सोच सही डायरेक्शन में है। चलिए देखिए दोस्तों, क्लेटन रूल बिल्कुल सिंपल है। क्लेटन रूल यह कहता है कि जो सबसे पहले उधार लिया था, रिपेमेंट पहले उसी से एडजस्ट होगा। देखिए बुक में इतना आसान भाषा में नहीं आपको लिखा हुआ है, वो तो वर्ड में लिख दिया है। क्लेटन रूल ये केवल इतना कहता है कि जो सबसे पहले उधार लिया था, रिपेमेंट पहले उसी का एडजस्ट होगा। मतलब रिपेमेंट हमेशा ओल्डेस्ट डेबिट पहले क्लियर करेगा। देखिए ये मार्च आंसर गलत है। एज पर क्लेटन रूल जनवरी वाला पहले एडजस्ट होगा, ठीक है ना। क्लेटन रूल का कहना है कि जो सबसे पहले उधार लिया था, रिपेमेंट पहले उसी पे एडजस्ट होगा। मतलब रिपेमेंट हमेशा ओल्डेस्ट डेबिट पहले क्लियर करेगा, फिर बाकी के डेबिट की बारी आएगी। देखिए, तो इसको हम लोग फीफो बोलते हैं। आप सुनिए बात को, आप बैंक को क्या प्रॉब्लम है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फीफो। समझे, दिस इज कॉल्ड फीफो। फीफो मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बताइए तो। जरा फीफो का फुल फॉर्म लिख दीजिए चैट बॉक्स पे, क्या होता है फीफो। देखिए फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आधा अधूरा जानकारी मत लीजिए। आप जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए बैंक के लिए प्रॉब्लम यह होती है कि कभी कभी ओल्डेस्ट डेबिट सिक्योर होता है कोलेटरल के अगेंस्ट, और जो नया डेबिट होता है ना, वो अनसिक्योर होता है। बैंक को प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, थोड़ा इसको समझिए कि जो हमारे ओल्डेस्ट डेबिट होते हैं, राइट, द ओल्डेस्ट डेबिट और ओल्डेस्ट डेब्ट, वो क्या होता है, वो सिक्योर होता है, राइट। और जो नई न्यूएस्ट डेब्ट होते हैं, न्यूएस्ट डेबिट होते हैं या डेब्ट होते हैं, वो अनसिक्योर होते हैं। तो अगर रिपेमेंट ऑटोमेटिकली पुराने वाले पे एडजस्ट हो जाए, तो नया अनसिक्योर्ड पैसा रिस्क में आ जाता है। जो न्यूएस्ट डेब्ट है वो क्या है, अनसिक्योर्ड है ना दोस्तों, तो ये रिस्क में नहीं आ जाएगा यदि आप पुराने वाले पे एडजस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि कोलेटरल हमने ले रखा है, राइट। लेकिन यदि हम रिपेमेंट ऑटोमेटिकली पुराने वाले पे एडजस्ट करेंगे, तो जो नया अनसिक्योर्ड पैसा है वो रिस्क में आ जाता है। इसी वजह से बैंक ने बाद में बोरोवर के साथ एग्रीमेंट करके रिपेमेंट को सिंगल डेब्ट ट्रीट करना स्टार्ट किया।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाद में देखिए बैंक का प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में आया ना। तो बैंक ने क्या किया कि बोरोवर के साथ एग्रीमेंट किया और रिपेमेंट को क्या किया, रिपेमेंट को सिंगल डेप्ट ट्रीट करना स्टार्ट किया, राइट। बैंक स्टार्टेड ट्रीटिंग द रिपेमेंट एज अ सिंगल डेप्ट ताकि फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट पॉसिबल हो। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, अब आप ये बताइए मुझे कि मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपने जनवरी में मान लीजिए 500 रुपया लिया, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी में मान लीजिए 500 रुपया लिया, फरवरी में मान लीजिए 300 रुपया लिया, मार्च में मान लीजिए 200 रुपया लिया, और आप मान लीजिए 400 वापस कर रहे हैं। ये आपने लिया है, 500 लिया, 300 लिया और 200 लिया, आप 400 रुपया वापस कर रहे हैं। तो क्लेटोन के रूल के हिसाब से पहले 500 रुपया में कितना क्लियर होगा, जल्दी चैट में टाइप कीजिए। अभी मैंने आपको रूल समझाया ना कि बैंक ने बाद में बोरोवर के साथ एग्रीमेंट करके रिपेमेंट को सिंगल डेप्ट ट्रीट करना स्टार्ट किया। मेरा सवाल फिर से है कि जनवरी में 500, फरवरी में 300, मार्च में 200 रुपया लिया और अप्रैल में आप 400 वापस कर रहे हैं। तो सवाल यह है क्लेटोन के रूल के हिसाब से पहले 500 में से कितना क्लियर होगा, जरा बताइए। हाउ मच, तो ये जो 500 रुपया है उसमें से कितना क्लियर होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। देखिए सबसे पहले 500 रुपया में से 400 रुपया एडजस्ट हो जाएगा और जो बैलेंस 100 रुपया बचेगा वो जनवरी वाले लोन का है, राइट, वो जनवरी वाले लोन का है। अब क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि रिपेमेंट आर अप्लाई टू द लेटेस्ट डेबिट फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। नहीं, ये गलत है, ऐसा हमने नहीं बोला है। फिर कह रहा है कि रिपेमेंट आर अप्लाई टू द अर्लीस्ट डेबिट फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, दिस इज द आंसर। अभी मैंने आपको फीफो के बारे में बताया है। फीफो क्या होता है, वेरी गुड, 400 रुपया, बिल्कुल सही बात है, राइट। देखिए जो आपने 500 रुपया दिया ना, ये जो 400 रुपया आपने दिया, तो ये पहले 500 में एडजस्ट होगा। जनवरी में जो आपने लोन लिया था 500 का, उसमें एडजस्ट होगा, और अभी 100 रुपया भी बचा हुआ है जनवरी का। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं क्लेटोन केस का रूल, जो बोलता है कि जो पहले बोरो किया उसको पहले रिपे माना जाएगा, राइट। चलिए, तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है फीफो और एक होती है फ्लेक्सिबल। तो आपको कौन सा सही लगता है, फीफो सही लगता है या फ्लेक्सिबल सही लगता है। देखिए फ्लेक्सिबल वाले में क्या होता है कि आप जो है अमाउंट किसी से भी एडजस्ट, किसी भी लोन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फीफो रूल क्या बोलता है कि जो आपने लोन, जो डेबिट पहले था उसी से एडजस्ट करना है। और जो क्लेटोन केस है, यहाँ पे साफ साफ ये कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्लेटोन केस, तो क्लेटोन केस फीफो को फॉलो करता है। तो आपके हिसाब से टाइप कीजिए कौन सा रूल ज्यादा सही लगता है। पर्सनली फीफो रूल ज्यादा अच्छा लगता है या फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें बैंक और बोरोवर डिसाइड करते हैं। आपके बुक में दोनों अरेंजमेंट दिया हुआ है, फीफो रूल भी लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। क्या प्रॉब्लम आती है फीफो में, ये आपको मैंने बताया ना अभी। फीफो में प्रॉब्लम यह आती है कि जो डेबिट अर्ली होती है, पहले वाली डेबिट जो होती है वो क्या होती है, सिक्योर होती है, और जो लेटेस्ट डेबिट होती है वो अनसिक्योर होती है। इसीलिए दोस्तों यदि बैंक हमेशा पहले वाले को एडजस्ट करेगा ना, तो बैंक को रिस्क फेस करना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि बैंक और कस्टमर मिलकर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट करते हैं, फीफो को नहीं फॉलो करते। समझे बात को। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा लगता है, फीफो ज्यादा अच्छा लगता है या फ्लेक्सिबल ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है। प्लीज चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। तो दोस्तों होपफुली आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लेटोन रूल का क्या मतलब है, एक कहानी के माध्यम से। तो मैंने आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत किया, क्योंकि कहानी था किसका, कहानी था सिटी ट्रेडर लिमिटेड का। इसके माध्यम से क्लेटोन रूल क्या है, फीफो क्या होता है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट क्या होता है, फीफो में क्या डिसएडवांटेज है, ये सभी चीजें हमने अभी डिस्कशन किए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए इसको इसको क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड सवाल ये कह रहा है कि बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है, पर मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। चलिए सवाल यह है कि ब्राइटकॉम इंटरप्राइज, यहां देखिए लिखा गया है ब्राइटकॉम इंटरप्राइज, इसको 4 साल से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है बैंक से। ये ओडी फैसिलिटी ले रहे हैं कहां से, बैंक से, 4 साल से। समझे, दोनों का फायदा है, ब्राइट कॉम अपना बिजनेस स्मूथ चला रहा है और बैंक को इंटरेस्ट इनकम कमा रही है। दोनों को फायदा हो रहा है ना इस ओडी फैसिलिटी से। बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्राइट कॉम अपना बिजनेस चला रहा है। अब देखिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट को ना टेम्पोररी बोला है, क्या बोला है, टेम्पोररी, राइट, पर इतने सालों से चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बैंक बिना नोटिस दिए इस फैसिलिटी को तुरंत बंद कर सकता है, राइट।
व्हाट लीगल प्रिंसिपल सपोर्ट ब्राइटकॉम राइट टू कंटिन्यू यूजिंग द ओडी विदाउट सडन टर्मिनेशन बाय द बैंक? मतलब क्या बैंक बिना नोटिस दिए इस फैसिलिटी को तुरंत बंद कर सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट है तो बैंक कभी भी कैंसिल कर सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है ओवरड्राफ्ट एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों पार्टी के कंडक्ट से। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक के पास यूनिलैटरल राइट है रिवोक करने का, ड्यूरेशन मैटर ही नहीं करता। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता ही नहीं। जरा बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही लगता है? अपना रिस्पॉन्स प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? ए बी सी और डी। ओडी अकाउंट से रिलेटेड सवाल है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या सही लगता है, ए बी सी या डी? चलिए इसको एक रियल लाइफ सवाल आपसे पूछते हैं। अगर आप मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं इसको क्लियर करने के लिए, राइट? अगर मान लीजिए कि अगर आपने अपने दोस्त को रेगुलर बेसिस पे 4 साल तक बाइक यूज करने दी, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को रेगुलर बेसिस पे 4 साल तक अपनी बाइक को यूज करने दी है, राइट? और हर बार वो आपको जो फिल है यानी जो पेट्रोल है फिल है उसका पैसा दे देता था, तो क्या आप बिना बोले एक दिन उसकी बाइक यूज करना बंद कर देंगे, हाँ या ना? समझिए, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसको आपने 4 साल तक अपनी बाइक को यूज करने दिया, अपनी स्कूटी को यूज करने दिया, राइट? और मान लीजिए हर एक बार वो आपका जो तेल है जो यानी जो ईंधन है उसका वो पैसा आपको वापस किया है, ठीक है, पैसा दे रहा है, तो क्या आप बिना बोले एक दिन उसकी बाइक यूज करना बंद कर देंगे, हाँ या ना? प्लीज जवाब दीजिए। यदि आपको लगता है कि बंद कर देंगे तो हाँ लिखिए, यदि लगता है नहीं बंद करेंगे तो ना लिखिए। देखिए बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, राइट? यहाँ पे दोस्तों एक तरह का रिलेशन है, एक रिलेशन बन गया है ना आपका और अपने दोस्त के साथ, राइट? तो ऐसे ही ओवरड्राफ्ट में भी होता है। आपने उसको बाइक 4 साल तक यूज करने दिया है और हर बार जो है ईंधन फिल का पैसा वो भरता है, राइट? तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट एक तरह से शॉर्ट टर्म या टेम्पोररी अरेंजमेंट होता है। ये कैसा अरेंजमेंट है? एक तरह का शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, एक तरह का टेम्पोररी अरेंजमेंट है, राइट? लेकिन अगर यह अरेंजमेंट लंबे टाइम तक, जैसे कि यहाँ देखिए ना 4 साल का टाइम है, 4 साल तक ओडी का फैसिलिटी उठा रहा है ये, अगर यह फैसिलिटी लंबे समय तक अगर यह अरेंजमेंट लंबे टाइम तक है, जैसे कि ब्राइटकॉम के केस में 4 साल तक चलता रहा, तो कोर्ट बोलता है कि यह कैसा है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यह बन जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इट बिकम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कहता है ऐसा कि यदि देखिए वैसे तो ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कोर्ट क्या बोलता है कि यदि आप इसको लंबे समय तक चलाएंगे तो यह एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझे? अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जानते हैं इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? यू नो द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड? देखिए इम्प्लाइड का मतलब होता है कि दोनों पार्टी के एक्शन या दोनों पार्टी के कंडक्ट, दोनों पार्टी के एक्शन या कंडक्ट से एक एग्रीमेंट समझा जाता है, चाहे लिखित कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तो। इम्प्लाइड का मतलब यह होता है दोस्तों कि दोनों पार्टीज, यहाँ पे दो पार्टी कौन है? एक तो ब्राइटकॉम इंटरप्राइज है, दूसरा बैंक है, ठीक है? तो दोनों पार्टीज के बीच में के कंडक्ट से एक एग्रीमेंट बन जाता है, कोई लिखित होना जरूरी नहीं है, एक ऑटोमेटिकली एक कंडक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि बैंक एकदम से ओवरड्राफ्ट बंद नहीं कर सकता। अब आप सही जवाब बताइए तो एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। दोस्तों जितना आप इंटरेक्ट करेंगे सेशन में उतना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का, क्योंकि आजकल का पैटर्न यही रहा है एग्जामिनेशन का, कहीं से भी सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंटली चीजों को समझना है। तो बताइए इसका मतलब यह हुआ कि बैंक एकदम से ओवरड्राफ्ट बंद नहीं कर सकता, उसको रीजनेबल नोटिस देना होगा। यह बोरोवर को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसका बिजनेस सडन शॉक में ना आ जाए, राइट? अच्छा आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, तो आपसे एक छोटा सवाल पूछते हैं, इसका सही ये बताइए। मान लीजिए कि जो ओडी अकाउंट है, ठीक है, मान लीजिए कि ओडी अकाउंट मान लीजिए वो केवल 1 महीना के लिए चला है, 1 मंथ। ओडी अकाउंट मान लीजिए 1 मंथ के लिए चला है, तो क्या बोरोवर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सक्यूज ले सकता है? बताइए, मान लीजिए ओडी अकाउंट केवल 1 महीना के लिए चला है, तो क्या बोरोवर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सक्यूज ले सकता है, हाँ या ना? जवाब दीजिए, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है वो मात्र 1 महीना के लिए चला है,
तो क्या बोरोवर ऑफ ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सक्यूज ले सकता है? हाँ या ना? दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1 महीना का कंडक्ट इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन 4 साल का रिलेशन डेफिनेटली बनता है। समझे? 1 महीना के लिए ओडी लिया है ना, तो उसको हम लोग इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालेंगे, लेकिन 4 साल तो होगा ही होगा। तो कोर्ट क्या कहता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए कर रहा है कि टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट मींस द बैंक कैन कैंसिल इट। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कर रहा है कि द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉयड बाय द कंडक्ट ऑफ बोथ द पार्टी। यस, दिस इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी कर रहा है कि बैंक हैज यूनिलैटरल राइट टू रिवोक ओवरड्राफ्ट रिगार्डलेस ऑफ द यूजेज ड्यूरेशन। ये भी गलत है। और डी कर रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हैव नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये भी गलत है। दोस्तों कोर्ट क्या कहता है कि जो लंबे अवधि के जो ओवरड्राफ्ट होते हैं ना, वो एक तरह का एग्रीमेंट बन जाते हैं और बैंक बिना नोटिस दिए उसे बंद नहीं कर सकता। यह बोरोवर के लिए प्रोटेक्शन है और बैंकिंग रिलेशन में ट्रस्ट बनाता है। अब आप मुझे चैट बॉक्स में यह बताइए, आपको क्या लगता है ओवरड्राफ्ट के केस में ज्यादा प्रोटेक्शन किसको मिलती है, बैंक को या बोरोवर को? टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में। ओडी के केस में ज्यादा प्रोटेक्शन किसको मिलती है, बैंक को मिलती है या बोरोवर को मिलती है? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको बीच में सवाल पूछता हूं ताकि आप समझे, राइट? तो बताइए किसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, और यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज क्लियर टाइप करें। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों, कि ओवरड्राफ्ट वैसे तो टेम्पोररी अकाउंट होता है, लेकिन यदि जो ये अकाउंट लंबे अवधि तक यदि चला है, तो कोर्ट क्या कहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इंप्लाइड कंडक्ट मतलब कि एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है, कोई लिखित एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, एक तरह का एग्रीमेंट बन जाता है कि बैंक बिना नोटिस दिए इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकता। राइट, दैट इज द पॉइंट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। यह भी एक तरह का कहानी है, आइए कहानी को समझते हैं। केस स्टडी क्या कर रहा है समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक नए कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिल फाइनेंस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल फाइनेंस पे बेस्ड है। चलिए, नाम नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सेल्स एग्जांपल से समझाने वाला हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सवाल ये कर रहा है कि जो फ्रेश फार्म लिमिटेड है, कंपनी का नाम है फ्रेश फार्म लिमिटेड, इसको अपना बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए बायर से पैसे रिकवर करने के लिए फंड चाहिए। ठीक है ना? देखिए इनको फंड चाहिए अपने रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए। तो बैंक उनको एक फैसिलिटी देता है जिसका नाम होता है बिल फाइनेंस। तो सवाल यह है कि बिल फाइनेंस का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए का रहा है कि कंपनी का कैश क्रेडिट लिमिट परमानेंटली बढ़ जाता है। ऑप्शन बी का रहा है कि फाइनेंस हर एक सेल ट्रांजैक्शन के बेसिस पर मिलता है। ऑप्शन सी का रहा है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऑप्शन डी का रहा है कि बायर के डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो जाता है। बताइए क्या लगता है, बिल फाइनेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ए बी सी या डी? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। दोस्तों क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्योंकि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, राइट? प्लीज लेट मी नो, ओके टाइप कर दीजिए यदि सब कुछ क्लियर है तो दोस्तों एक सवाल सोचिए, अगर आपने बायर को माल भेजा और 3 महीने बाद पैसा मिलना है, ठीक है? मान लीजिए कि ये आप है, मैं आपको एग्जांपल लेके एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये मान लीजिए कि ये आप है और ये आपका बायर है। आपने बायर को क्या भेजा? आपने बायर को सामान भेजा, गुड्स भेजे, राइट? और 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद, 3 मंथ के बाद जो है वो पैसा मिलना है, लेकिन आपको अभी खुद के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। क्या आप 3 महीना वेट करेंगे या आपको तुरंत पैसा चाहिए होगा? जल्दी बोलिए चैट में, वेट कीजिएगा या आपको तुरंत इमीडिएटली पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, क्विक पैसा चाहिए? बताइए। सवाल यह है कि आपने अपने बायर को सामान बेचा, ठीक है, और 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, लेकिन आपको अपने खुद के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो क्या आप वेट करेंगे या तुरंत आप पैसा मांगेंगे? बताइए क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सबको तुरंत पैसा ही चाहिए होता है। सही आप सोच रहे हैं, राइट? देखिए दोस्तों, बिल फाइनेंस सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक तरह का शॉर्टकट है। बिल फाइनेंस क्या होता है कि एक तरह का शॉर्टकट होता है बिल फाइनेंस। तो इसमें होता क्या है कि जो बायर है वो क्या बोलता है कि मैं 90 दिन बाद आपको पेमेंट दूंगा। बायर बोलता है कि मैं 90 दिन बाद आपको पेमेंट दूंगा। कंपनी क्या बोलेगी? ठीक है, कंपनी क्या बोलेगी कि ठीक है लेकिन मुझे अभी पैसा चाहिए। कंपनी बोलेगी कि मुझे अभी पैसा चाहिए। फिर बैंक आएगा, देखिए तीन पार्टी है, एक तो बायर है वो बोल रहा है कि 90 दिन बाद पैसा देंगे, कंपनी से कंपनी को तुरंत पैसा चाहिए। फिर बैंक क्या बोलेगी, ठीक है आपको, आप बिल हमको दे दो, मैं आपको अभी पैसा दे देता हूं, थोड़ा मैं डिस्काउंट काटूंगा, इंटरेस्ट काटूंगा। जब बायर पेमेंट करेगा
मुझसे मुझसे वापस मिल जाएगा। समझे? यही बात है। बैंक क्या बोलता है कि आप मुझे अभी बिल दे दो, मैं आपको अभी पैसा दे देता हूं, और जब बायर पेमेंट करेगा तो मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। समझे? मतलब क्या हुआ कि यह फाइनेंस डायरेक्टली एक सेल ट्रांजेक्शन के ऊपर होता है। राइट? कैसा होता है दोस्तों? सेल ट्रांजेक्शन के ऊपर होता है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा। बिल फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है। राइट? तो दोस्तों एक तरह का सेल ट्रांजेक्शन है। राइट? इससे बोरोवर को शॉर्ट टर्म पैसा मिल जाता है, और जो रिपेमेंट होता है ना, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, बायर पेमेंट करता है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो है ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंसिंग है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंसिंग। आप बुक पढ़ेंगे ना, तो बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंसिंग। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब यही होता है दोस्तों कि यह एक एक सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है। यहाँ पे देखिए, 3 सेल ट्रांजैक्शन हुआ। पहले बैंक जो है कंपनी को पैसा देगी, और जब ड्यू डेट आएगा तो बायर जो है बैंक को पैसा देगी। तो ये होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंसिंग। तो दोस्तों बिल फाइनेंस एक तरह का ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंसिंग होता है। समझे? अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। अगर मान लीजिए एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए दोस्तों, अगर बायर मान लीजिए 1 लाख रुपया, बायर मान लीजिए 1 लाख का सामान ले गया, 1 लाख का माल ले गया, और बोला कि मैं आपको 60 दिन में पैसा दे दूंगा। ठीक है? और बैंक ने बिल डिस्काउंट करके आज ही 95,000 रुपया दे दिया। ठीक है? बैंक ने क्या किया कि बिल को डिस्काउंट कर दिया, और आज ही जो है कंपनी को 95,000 रुपया दे दिया। तो यह किस तरह का फाइनेंस है? चैट में लिखिए, क्या यह क्रेडिट है या यह बिल फाइनेंस है? प्लीज चैट में लिखिए, इज इट अ टाइप ऑफ क्रेडिट और इज इट टाइप ऑफ बिल फाइनेंस? मैं आपको फिर से सुनाता हूं सवाल। मेरा सवाल यह है कि अगर बायर 1 लाख का सामान ले गया और बोला कि मैं 60 दिन बाद इसका पेमेंट दे दूंगा। ठीक है? और बैंक ने बिल को डिस्काउंट करके आज ही जो है 95,000 रुपया वापस कर दिया। किसको? कंपनी को। ठीक है? क्योंकि 5,000 रुपया डिस्काउंट काटा बैंक ने, या इंटरेस्ट काटा, जो भी बोलिए। तो यह किस तरह का फाइनेंस है? क्या यह एक तरह का क्रेडिट है या एक तरह का बिल फाइनेंस? क्या बोलेंगे इसको आप? तो दोस्तों सही जवाब है इसका, यह एक तरह का बिल फाइनेंस है। क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर डायरेक्ट पैसा मिलता है। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, सबके ऊपर डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिल फाइनेंस कहा जाता है। तो जरा हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है इट परमानेंटली इंक्रीजेस द कंपनी कैश क्रेडिट लिमिट। नहीं, इसका सीसी से कोई मतलब नहीं है। बी कर रहा है इट अलाउ फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली टाइड टू इंडिविजुअल सेल्स ट्रांजेक्शन। यस, दिस इज द करेक्ट वन। राइट? सी कर रहा है इट रिप्लेसेस द नीड फॉर एनी वर्किंग कैपिटल और कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग। ये भी गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है इट एलिमिनेट द रिस्क। नहीं, रिस्क तो अभी भी है, रिस्क खत्म थोड़ी हुआ है। क्या पता बायर पैसा ना दे तो? समझे? हो सकता है कि बायर पैसा ना दे, तो दोस्तों उसके लिए अलग केस होता है, विद डिफॉल्ट विदाउट डिफॉल्ट हम लोग आगे बात करेंगे, विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यह एक स्मार्ट तरीका है, राइट, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का, बिना पूरा ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट खोले, बिना ओडी या सीसी लिमिट खोले। यदि आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट लेना है, वर्किंग कैपिटल को ये करना है दोस्तों, मैनेज करना है, तो स्मार्ट तरीका है। क्या बोलते हैं इसको? बिल फाइनेंस। ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी या बिल फाइनेंस? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो, सीसी या बिल फाइनेंस, कौन सा मेथड ज्यादा फ्लेक्सिबल है? विच मेथड इज मोर फ्लेक्सिबल? इज इट कैश क्रेडिट और इज इट बिल फाइनेंस? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। चलिए, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने क्या सीखा कि जो बिल फाइनेंस होता है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंसिंग होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। राइट? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। चलिए, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन की फैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे दो चीजें समझेंगे, एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन और ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा वर्ड लिखा रहेगा, एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। अब ये सुन के ही लगता है कि क्या है ये सब चीज। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको सब क्लियर होने वाला है। चलिए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सवाल यह कर रहा है दोस्तों कि ये जो हमारा ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड है, यहाँ देखिए ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड है, इनमें इनको अपने बायर से पैसे मिलने में टाइम लगना है। समझे? इनको बायर से जो पैसा मिलेगा तो कुछ दिन बाद मिलेगा। ठीक है? मतलब माल इन्होंने बेच दिया है,
पर पैसा 30 दिन 60 दिन बाद आएगा, तब तक इन्हें अपने खुद के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो बैंक उनकी हेल्प कर रहा है एक फैसिलिटी के थ्रू, जिसका नाम है एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। बैंक हेल्प कर रहा है, बैंक इनको एक फैसिलिटी दे रहा है जिसका नाम है एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। तो अब ये क्या है, राइट? तो ऑप्शन का अब सवाल ये कर रहा है कि हाउ डज एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन इंपैक्ट द ग्लोबल ट्रेड बोरोइंग कैपेसिटी। ये जो फैसिलिटी है वो ग्लोबल ट्रेड के बोरोइंग कैपेसिटी को कैसे इंपैक्ट करेगा। ऑप्शन ए कर रहा है कि बोरोइंग लिमिट लिमिट अनलिमिटेड होगा, चाहे बिल रिगार्डलेस, चाहे बिल कुछ भी क्यों ना हो। बी कर रहा है कि मतलब सवाल यह कर रहा है कि ग्लोबल ट्रेडर लिमिटेड की बोरोइंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होती है। सवाल सिंपल है, इनका मान लीजिए बोरोइंग कैपेसिटी हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बोरोइंग लिमिट अनलिमिटेड होती है, चाहे कितने भी बिल हो। बी कह रहा है कि बोरोइंग लिमिट कैलकुलेट होती है टोटल बिल अंडर कलेक्शन माइनस मार्जिन से। सी कह रहा है इस फैसिलिटी में मार्जिन की जरूरत ही नहीं होती। डी कह रहा है हर बिल के लिए अलग बोरोइंग होती है, कैश क्रेडिट से कोई लिंक नहीं होता। जवाब दीजिए दोस्तों, ए बी सी और डी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिछले बार आया था सवाल। ये जो एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन है ना, इसमें सवाल आ चुका है पिछली बार। जरा जवाब दीजिए, क्या लगता है ए बी सी और डी कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारे बिल पेंडिंग है बायर से कलेक्ट करने के लिए, तो बैंक एक साथ उन बिल के अगेंस्ट आपको पैसा एडवांस में दे देगा। समझे, यही होता है एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर। यहाँ देखिए ना, बिल्स लिखा है, बिल्स मतलब कि एक बिल नहीं है, बहुत सारा बिल है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर सिर्फ एक बिल होता तो क्या हर बिल के लिए अलग अलग लोन लेना पड़ता। हाँ या ना, जवाब दीजिए। तो मान लीजिए मात्र एक ही बिल है, दो बिल नहीं है, तीन बिल नहीं है, मात्र एक बिल है, तो क्या प्रत्येक बिल के लिए अलग अलग लोन लेना पड़ता। क्या लगता है आपको, जवाब दीजिए, हाँ या ना। एक बिल के लिए क्या अलग अलग लोन लेना पड़ता। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर एक एक बिल के लिए अलग लोन लेन होता तो बहुत हेक्टिक होता, नहीं होता। आप सोचिए ना, बिल नंबर 1 इसके लिए लोन ये है, बिल नंबर 2 इसके लिए लोन ये है, बिल नंबर 3 इसके लिए लोन ये है, तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसीलिए यह फैसिलिटी यूजफुल होता है। इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि आपको सब बिल के अगेंस्ट लोन नहीं लेना है, ये एग्रीगेट बिल के अगेंस्ट लिमिट मिलता है। सब बिल को कंबाइन करके आपको एक लिमिट लिमिट मिलता है, इसलिए कहा जाता है एडवांस बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल क्वेश्चन को देखिए। सवाल क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना कि बोरोइंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों क्या लगता है, एबीसीडी में से जवाब दीजिए। देखिए इसका ऑप्शन ही कर रहा है कि बोरोइंग लिमिट इज अनलिमिटेड रिगार्डलेस ऑफ द बिल अंडर कलेक्शन, राइट। बोलिए क्या सही जवाब होगा इसका। प्लीज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ग्लोबल ट्रेडर के पास, एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे ग्लोबल ट्रेडर हैं, इनके पास मान लीजिए कि 10 लाख का बिल है। ठीक है, 10 लाख का बिल है, बिल अंडर कलेक्शन है, बिल अंडर कलेक्शन है 10 लाख का। बिल्स लिखा जाए ज्यादा सही रहेगा, बिल्स अंडर कलेक्शन है। समझे, बैंक बोलता है कि हम आपको 80% तक एडवांस देंगे। बैंक क्या बोलता है कि हम आपको 80% तक एडवांस देंगे। ठीक है, और बाकी जो 20% है वो मार्जिन रखेंगे रिस्क कवर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 लाख तक का बोरोइंग अलाउड है। समझे, 10 लाख का 80% कितना हो जाएगा जी, 8 लाख होगा ना। तो 8 लाख का बोरोइंग अलाउड है, समझे कि नहीं समझे। होपफुली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है, ये बताइए मुझे कि अगर बायर से पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली एडवांस लोन एडजस्ट हो जाता है या नहीं होता है। मान लीजिए जो जो बायर है उसने पैसा वापस कर दिया, तो जो एडवांस है वो एडजस्ट होगा या कि नहीं होगा। यस या नो टाइप कीजिए। तो यदि आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा तो यस टाइप कीजिए, यदि लगता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगा तो नो टाइप कीजिए। क्या लगता है, मतलब बायर मान लीजिए पैसा वापस कर देता है तो लोन एडजस्ट होगा या नहीं होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन की। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि अगर बायर पैसा दे देता है ना तो वो उस अमाउंट से लोन एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आप बुक में पढ़ेंगे ना, तो बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको वर्ड सुना देता हूं। वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, टेम्परोरी, टेम्परोरी ब्रिज फाइनेंस। अब आप ये वर्ड देखेंगे तो घबरा जाएंगे, अरे क्या लिख दिया है टेम्परोरी ब्रिज फाइनेंस। टेम्परोरी ब्रिज फाइनेंस का मतलब यही होता है कि बायर मान लीजिए कि
पैसा दे देता है तो वो बिल एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप टोटल बिल लीजिए, उसमें से माइनस मार्जिन कर दीजिए, तब जाके आप बोरोइंग लिमिट निकालेंगे। बैंक पूरा पैसा नहीं देने वाला है। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का बिल है अंडर कलेक्शन, तो बैंक 20% मार्जिन लेगा, 80% ही पे करेगा। समझे? तो बोरोइंग लिमिट ऐसे कैलकुलेट होता है। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको मैं एक और बोनस पॉइंट बता देता हूं, आपके बुक में ये चीज लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूं। देखिए, ग्लोबल ट्रेडर को और एक फायदा है, एक फायदा और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। ये वर्ड सुने हैं आप कभी? ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस, ये भी एक फायदा है। ये आपके बुक में दिया हुआ है ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। शायद अगला सवाल उसी पे है। नहीं, अगला सवाल उस पे नहीं है। ये इसको मैं आपको बता देता हूं कि ये ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस क्या होता है, सुनिए ध्यान से। मतलब बायर का बैंक सेलर को तुरंत पैसा दे देता है जैसे ही बिल एक्सेप्ट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। देखिए, यहाँ पे तीन पार्टी है, एक है हमारा सेलर, एक है हमारा बायर, और एक है हमारा बैंक। तो ये जो बायर का बैंक है ना, वो सेलर को तुरंत पैसा देता है जैसे बिल एक्सेप्ट हुआ। जैसे बायर ने बिल एक्सेप्ट किया, बैंक ने सेलर को तुरंत पैसा दे दिया। तो सेलर को क्रेडिट पे माल मिलता है और बायर को भी इजी फाइनेंसिंग मिल जाती है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेलर को भी फायदा है, उसको पैसा तुरंत मिल रहा है, और बायर को भी फायदा है। राइट? तो बेसिकली इजी फाइनेंसिंग हो जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, यही इसी को बोलते हैं ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। तो वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होइए, चाहे ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस हो या एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन हो। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया है। यदि नहीं क्लियर है तो प्लीज वो, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूं तो प्लीज रिपीट टाइप कर दीजिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों कंसेप्ट को। तो दोस्तों अभी हमने तीन, देखिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कैश क्रेडिट है, दूसरा ओवरड्राफ्ट है, तीसरा जो हमने अभी ये सब बताया ना आपको, बिल फाइनेंस, एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, फिर आपको ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। ये सब भी तरीका है, ये सब स्मार्ट तरीका है। दीज आर द स्मार्ट वे टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। आइए अब हम लोग थोड़ा गारंटी की ओर बढ़ते हैं। राइट, थोड़ा गारंटी पे एक सवाल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। गारंटी के बेसिस पर लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि एक जबरदस्त केस स्टडी है हमारे पास मेट्रो कॉर्प लिमिटेड का। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप क्लियरली पढ़ पाए। देखिए ये सवाल है, मेट्रो कॉर्प लिमिटेड है, समझे, जिन्होंने $50 मिलियन का मेट्रो प्रोजेक्ट लिया सिटी गवर्नमेंट से। मतलब सिटी गवर्नमेंट से इन्हें $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, इस केस से हम लोग अलग बैंक गारंटी के रूल को समझेंगे। ठीक है, तो मेट्रो कॉर्प को प्रोजेक्ट मिला, लेकिन शुरू से ही जो क्लाइंट है, यहाँ पे क्लाइंट कौन है? क्लाइंट है सरकार, है ना, सिटी गवर्नमेंट है, सरकार है क्लाइंट। तो शुरू से ही जो क्लाइंट है, राइट, क्लाइंट यानी सरकार को सुरक्षा चाहिए थी। अगर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि मेट्रो कॉर्प लिमिटेड अपना काम सही से ना करे तो उनके पैसे सेफ रहे। समझे? तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस हैं। यहाँ पे देखिए, पहला स्टेज लिखा है बिडिंग स्टेज। तो बिडिंग स्टेज पे ना इन्होंने 2% का गारंटी लिया। ठीक है, दूसरा स्टेज है ना इनका, इनका है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इन्होंने 15% का एडवांस पेमेंट लिया। और तीसरा स्टेज है इनका, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के समय इन्होंने 10% का गारंटी लिया। ठीक है, और एक कंप्लीशन के बाद भी लिया 5% का रिटेंशन मनी। ठीक है, देखिए ना, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग एडवांस पेमेंट सरकार ले रही है, क्लाइंट ले रही है। किससे ले रही है? तो कॉन्ट्रैक्टर से ले रही है। तो सवाल यह कर रहा है आपसे कि जब टेंडर या बिडिंग स्टेज होती है और बिडर बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट करूंगा, तो उस टाइम कौन सी गारंटी ली जाती है? सवाल ये कर रहा है कि जब विच गारंटी डायरेक्टली सिक्योर द एडवांस कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द बायर एंड वाज इन्वोक्ड व्हेन द सप्लायर फेल्ड टू डिलीवर द इक्विपमेंट एज पर द शेड्यूल। ठीक है, मतलब कि जब मेट्रो कॉर्प को 15% एडवांस पैसा मिला बायर से, तो उस एडवांस को सिक्योर करने के लिए कौन सी गारंटी इशू होगी? बिड बॉन्ड गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, एडवांस पेमेंट गारंटी, रिटेंशन मनी गारंटी। आपको चारों तरह की गारंटी क्लियर होनी चाहिए, चारों का क्या क्या रोल है। राइट? क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी या डी? मेरा सवाल यह है
कि जब मेट्रो कॉर्प को 15% एडवांस पैसा मिला बायर से, तो बायर कौन है? क्लाइंट है, ये सरकार है, राइट। तो उस एडवांस को सिक्योर करने के लिए कौन सी गारंटी इशू करनी होती है? वही करा है ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच गारंटी डायरेक्टली सिक्योर द एडवांस कैपिटल। कितना एडवांस कैपिटल मिला था? 15% मिला था ना, तो कौन सी गारंटी मिलती है बताइए? ए, बी, सी या डी? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए देखिए सिंपल सी बात है कि जब टेंडर या बिडिंग स्टेज होती है ना, और बिडर बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट करूंगा, तो उस टाइम कौन सी गारंटी लगती है? उस टाइम जो गारंटी लगती है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको उसको कौन सा, उसको बोलते हैं बिड बॉन्ड। समझिए, जो जब मान लीजिए टेंडर, जब जब ये टेंडर या बिडिंग स्टेज होता है, और जो बिडर है, बिडर कौन है यहाँ पे? मेट्रो कॉर्प है। वो बोलता है कि नहीं, मैं तैयार हूं, मैं प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हूं, इसको बोलते हैं बिड। तो बिड वाले में बिड बॉन्ड लगता है। कितना लगता है? क्या लगता है? बिड बॉन्ड लगता है। समझे? बिल्कुल सही, बिड बॉन्ड गारंटी होती है। अब यहाँ पे एडवांस की बात की जा रही है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका जवाब तो आप तुरंत दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडवांस पेमेंट गारंटी। जब बायर आपको एडवांस पैसा देता है, राइट, उसे डर होता है कि कहीं सप्लायर वो पैसा गलत यूज ना करे। अगर सप्लायर माल डिलीवरी ना करे तो इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक एक एडवांस पेमेंट गारंटी देते हैं बायर को। इसमें लिखा होता है कि अगर सप्लायर फेल हुआ तो पैसा बायर को वापस मिलेगा। बैंक देती है एपीजी। क्या बोलते हैं इसको? एपीजी। एपीजी का मतलब एडवांस पेमेंट गारंटी, राइट। अच्छा, ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए गलत इसलिए है क्योंकि बिड बॉन्ड गारंटी सिर्फ बिडिंग स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है? बिडिंग स्टेज में। परफॉर्मेंस गारंटी दोस्तों, पूरी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाती है ना, जब प्रोजेक्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाता है, राइट, तब परफॉर्मेंस सिक्योर करता है परफॉर्मेंस गारंटी। और जो रिटेंशन मनी गारंटी होता है ना दोस्तों, वो प्रोजेक्ट के बाद डिफेक्ट कवर करता है। प्रोजेक्ट मान लीजिए कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी कोई डिफेक्ट रह गया, तो वो रिटेंशन मनी गारंटी कवर करता है। दोस्तों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए। एक छोटा सा आपसे सवाल पूछते हैं। आप ये जवाब दीजिए कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और बायर फिर भी 5% पैसा रोक लेता है 1 साल के लिए, तो उसके अगेंस्ट कौन सी गारंटी इशू होती है? बोलिए। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो बायर है वो फिर भी 5% पैसा रोक लेता है 1 साल के लिए, तो उसके अगेंस्ट कौन सी गारंटी इशू होगी? बताइए तो। एपीजी, बिड बॉन्ड गारंटी, परफॉर्म पीजी या आरएमजी? मान लीजिए कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद भी जो बायर है वो 5% पैसा रोक लिया है, तो कौन सी गारंटी होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग आरएमजी, यानी रिटेंशन मनी गारंटी। समझे? एकदम बिल्कुल आप लोग अटेंटिव है, समझ गए ना? देखिए कितने आसान तरीके से गारंटी समझ समझ आती है जब हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल है वो रियल लाइफ है। इनको पहले बिड बॉन्ड गारंटी मिला 2% का, इनको फिर 15% का एडवांस पेमेंट गारंटी मिला, फिर परफॉर्मेंस गारंटी दिया बैंक ने, और फाइनली कंप्लीट होने के बाद 5% का पैसा अभी भी रोक लिया है, जिसको बोलते हैं आरएमजी। समझे? तो ये तरह तरह के गारंटी होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और सवाल है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और सवाल है, इसका जवाब तो आप तुरंत दे दीजिएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। सवाल यह कह रहा है दोस्तों कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब भी बायर को थोड़ा डर होता है कहीं बाद में डिफेक्ट ना हो जाए, राइट। तो सवाल यह कह रहा है कि प्रोजेक्ट 1 साल पहले कंप्लीट हो गया है, अभी डिफेक्ट निकला है सॉफ्टवेयर में, तो कौन सी गारंटी इन्वोक होगी? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, एपीजी, रिटेंशन मनी गारंटी। प्रोजेक्ट में ना कुछ डिफेक्ट निकला, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि डिस्कवर्ड अ लैटेंट डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट, इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कुछ डिफेक्ट निकला है, तो कौन सी गारंटी इन्वोक होगी? ए, बी, सी या डी? जल्दी टाइप कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, राइट। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि जैसे घर का मान लीजिए, घर का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने प्लम्बर से काम करवाते हैं, आपने पूरा पैसा दे दिया, और 1 महीने बाद जो आपका नल था ना, वो फिर से लीक हो गया। तो अगर प्लम्बर वापस आके सही ना नहीं करे, तो आपका पैसा सेफ रहना चाहिए ना। तो वैसे ही यह सिस्टम होता है, जरा समझे। तो होता क्या है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तब भी बायर को थोड़ा डर होता है कि कहीं बाद में डिफेक्ट या फॉल्ट ना निकल जाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि 5% पैसा होल्ड कर लेते हैं 1 साल के लिए, राइट। इसी को बोलते हैं हम लोग रिटेंशन मनी। लेकिन कंपनी को भी पैसा चाहिए होता है, तो बैंक उनके लिए एक रिटेंशन मनी गारंटी इशू कर देता है। समझे? बैंक क्या इशू कर देता है? रिटेंशन मनी गारंटी इशू कर देता है
कि बैंक पैसा दे देगी यदि कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो। समझ में आया दोस्तों आरपीजी क्या होता है, आरएमजी क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल, आज का जो सेशन है उसका लास्ट सवाल है, आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों आज का क्वेश्चन एक रियल कंपनी केस के बेस्ड है, जिसका नाम है प्रिसीजन टूल लिमिटेड, राइट। इनके बैलेंस शीट में दिख रहा है, इनको करंट एसेट दिख रहा है 500 करोड़ का, ठीक है। करंट लायबिलिटी इन्हें दिख रहा है 300 करोड़ का, ठीक है। करंट एसेट 500 करोड़, करंट लायबिलिटी 300 करोड़। फाइनेंस मैनेजर सोच रहे हैं कि इसका यूज करके कैसे अपनी प्लानिंग करें। अब सवाल यह है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का असली यूज क्या होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है, राइट, कि सवाल यह कह रहा है कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो 500 करोड़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का यूज कैसे करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है यह देखेगा कि कंपनी तुरंत अपने शॉर्ट टर्म डेट चुका सकती है या नहीं चुका सकती। ऑप्शन यही कह रहा है ना, डिटरमाइन द कंपनी इमीडिएट एबिलिटी टू पे ऑफ इट ऑल सम डेट। बी कह रहा है यह कैलकुलेट करेगा कि लॉन्ग टर्म फंड का सरप्लस कितना है। ऑप्शन सी कह रहा है फाइनेंस मैनेजर यह प्लान करेगा कि टोटल शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एसेट में से कितना कैपिटल लगना है। और ऑप्शन डी कह रहा है यह क्रेडिटर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेक करेगा। मतलब सवाल यह कर रहा है कि जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है उसका यूज क्या कहां होता है। आपने बुक में पढ़ा होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसका यूज कहां है, समझे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप ये बताइए कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मैं आपको समझाता हूं सिंपल वर्ड में ना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है हमारा टोटल करंट एसेट। यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा 500 करोड़। टोटल करंट एसेट ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। मतलब जो भी शॉर्ट टर्म चीजें कंपनी के पास हैं, जैसे शॉर्ट टर्म चीजें क्या हो सकती है, कैश हो सकती है, जैसे इन्वेंट्री हो सकता है, जैसे कि हमारा रिसेबल हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब शॉर्ट टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, करंट एसेट। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक दुकान चलाते हैं। समझिए, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक दुकान चलाते हैं, आपके पास 50,000 रुपए का स्टॉक है। आपके पास 50,000 रुपए का मान लीजिए स्टॉक है। कस्टमर से मान लीजिए आपको 30,000 रुपया वापस लेना है, तो 30,000 का आपका रिसेबल है। और मान लीजिए 20,000 का आपके पास कैश है। तो 50,000 का स्टॉक है, 30,000 का रिसेबल है, यानी कस्टमर से 30,000 वापस लेना है, और 20,000 का कैश है। तो मतलब टोटल 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल आपके बिजनेस में लगा है। यही होता है GWC, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, समझे। तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ये इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास सिर्फ कैश 1 लाख होता और कोई माल या रिसेबल नहीं होता, तब भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना होता, जरा बताइए तो। मान लीजिए केवल कैश ही आपके पास 1 लाख रुपया है, कोई ना कोई आपके पास माल है, और ना कोई उधार है, तो आपका GWC कितना होता, जरा बताइए, चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मान लीजिए केवल आपके पास कैश होता 1 लाख का, ना कोई रिसेबल है, ना कोई स्टॉक है, तो आपका GWC कितना होता। बिल्कुल, तब भी आपका GWC 1 लाख ही होता। जो भी शॉर्ट टर्म एसेट है वही हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। तो अब आप ये बताइए कि फाइनेंस मैनेजर जो है 500 करोड़ GWC का यूज किसके लिए करेगा, किस लिए करेगा, ए बी सी या डी। चलिए ए को देखते हैं, ठीक है। ए कह रहा है डिटरमाइन द कंपनी इमीडिएट एबिलिटी। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, इसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। इसका बी की बात कर ले तो बी कह रहा है कि कैलकुलेट द एग्जैक्ट सरप्लस ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड। नहीं, ये भी नहीं है। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू प्लान द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एसेट। यही सही जवाब है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को जानना है कि बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए कितना पैसा माल, रिसीवेबल, कैश में अटका होगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आपने एएफए में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बोलिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलते हैं इसको, एएफए में आपने पढ़ा होगा। मतलब चलती कंपनी के लिए काम आता है ना। मतलब कंपनी हमेशा हमेशा चलेगी, यही होता है गोइंग कंसर्न। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए कितना पैसा स्टॉक, रिसीवेबल, कैश में चाहिए, समझे।
तो दोस्तों ये याद रहेगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब एक और सवाल कर लेते हैं जो कि नेट वर्किंग कैपिटल पे बेस्ड है, इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए यही वाला केस लेते हैं, ठीक है, यही वाला केस लेते हैं और सवाल है नेट वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, जरा से क्वेश्चन को सुनिएगा। तो बेसिकली ये जो प्रिसीजन टूल लिमिटेड है, ठीक है, ये प्रिसीजन टूल लिमिटेड है, इसके केस में राइट इन्होंने अपना नेट वर्किंग कैपिटल निकाला। तो सवाल यह कर रहा है कि नेट वर्किंग कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस तरह का इंसाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है उससे हमें क्या इंसाइट मिलता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह बताता है कि सारे मूवेबल एसेट का टोटल वैल्यू कितना है जो जल्दी बिक जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है यह नेट वर्किंग कैपिटल दिखाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग है और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आसानी से चुका सकती है। सी कह रहा है यह बताता है कि कौन सा प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म सोर्स से फंड किया गया है। और डी कह रहा है यह कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली मेजर करता है। दोस्तों आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल अच्छे से समझ में आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए यहां पे हमने क्या किया, जरा क्वेश्चन को वापस आइए। 500 करोड़ का करंट एसेट था, 300 करोड़ का करंट लायबिलिटी था, दोनों को हमने